Hello everybody, this is Dhanand Prasad and I welcome you all in my YouTube channel. Today we are discussing about reverse Brayton cycle, which is also known as Bell-Colomel cycle or Joule cycle. So let's start. Bell-Colomel cycle. The Bell-Colomel cycle is also called as Joule cycle और reverse Brayton cycle. जे Bell-Colomel cycle को हम लोग Joule cycle और reverse Brayton cycle दोनों ही कहते हैं. इज अ रिफ्रिजरेशन साइकिल. इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो रिफ्रिजरेशन साइकिल में करते हैं, जहाँ पे वर्किंग फ्लूइड क्या होता है? गैस होता है. वेयर द वर्किंग फ्लूइड इज गैस. वो गैस को हम लोग क्या करते हैं? गैस डेट इज कंप्रेस्ड एंड एक्सपेंडेड. वो गैस कंप्रेस होता है और एक्सपेंड होता है बट डज नॉट चेंज फेज. लेकिन इसमें एयर गैस का फेज चेंज नहीं होता. इसमें जो गैस है उसका फेज चेंज नहीं होता है. एयर इज़ मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड एज ए वर्किंग फ्लूइड. एयर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वर्किंग फ्लूइड है. इसमें चार कंपोनेंट यूज़ किया जाता है. पहला कंप्रेसर, कूलर जिसको हम लोग हीट एक्सचेंजर कहते हैं, थर्ड एक्सपेंडर, फोर्थ है रिफ्रिजरेटर और इवोपरेटर. रिफ्रिजरेटर ही हम लोगों का इवोपरेटर है. जिस सिस्टम को हमको ठंडा करना होता है उसको हम लोग रिफ्रिजरेटर कहते हैं या इवोपरेटर कहते हैं. ओके, तो इसका फिगर देखते हैं. इसमें हम लोग का कूलर यहाँ पे लगाया हुआ है. दिस इज कूलर. कूलर के बाद यहाँ एक्सपेंडर है. एक्सपेंडर अगेन नीचे में है रिफ्रिजरेटर और यहाँ पे है कंप्रेसर. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. कंप्रेसर. कंप्रेसर का काम क्या होता है? टू कंप्रेस द फ्लूइड. ये कंप्रेस करने के लिए. कंप्रेसर का काम होता है कंप्रेशन करना, कंप्रेस करना. तो यहाँ पे हम लोग का वर्किंग फ्लूइड क्या है? वर्किंग फ्लूइड है एयर. तो एयर को ये कंप्रेस करता है. एयर को कंप्रेस करता है. जब वो एयर को कंप्रेस करेगा तो क्या होगा? एयर को अगर वो कंप्रेस करेगा तो प्रेशर राइज करेगा. प्रेशर राइज करेगा तो जो यहाँ पे हम लोगों का जो प्रेशर होगा और जो यहाँ पे प्रेशर होगा वो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा और यहाँ पे वॉल्यूम मेरा डिक्रीज हो जाएगा. वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. और जो कंप्रेशन प्रोसेस होता है ये कौन सा प्रोसेस होता है? तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मीन्स कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें न तो हीट ऐड होगा न तो हीट रिजेक्ट होगा. ओके, तो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा. कंप्रेशन जो होगा वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा. आप कंप्रेशन के बाद में जो हम लोग को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर फ्लूइड मिला, मतलब हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एयर मिला, वो एयर कहाँ चला गया? कूलर में. कूलर का काम क्या है? ठंडा करना, कूल करना. तो ये कूल कैसे करता है? तो इधर से कूलिंग वाटर आता है. कूलिंग वाटर आएगा और ये कूल करके वापस इधर बाहर चला जाएगा. और जो एयर यहाँ पे होगा, अंदर में जो एयर होगा वो अपना प्रेशर प्रेशर चेंज नहीं करेगा लेकिन टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, वो कूल हो जाएगा. टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और वो कूल हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोगों का प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा. मतलब यहाँ पे जो कूलर होगा वहाँ पे वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा और यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर अपना डाउन होगा, सिर्फ टेम्परेचर डाउन होगा. तो यहाँ पे हम लोग को कूल एयर मिलेगा. क्या मिलेगा? कूल एयर. तो एक्सपेंडर से पहले हम लोगों को क्या मिलता है? कूल एयर. जब हम लोग एक्सपेंडर में आएंगे तो एक्सपेंडर का काम क्या होता है? एक्सपेंड होना. मतलब यहाँ पे प्रेशर जो बढ़ा हुआ था वो प्रेशर यहाँ डिक्रीज करेगा और आफ्टर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है और वॉल्यूम इंक्रीज करता है. और वॉल्यूम इंक्रीज करता है. ओके, वॉल्यूम इंक्रीज करता है. उसके बाद हम लोगों का उसके बाद हम लोगों का जो वेरी कूल एयर, मतलब यहाँ से जो लो टेम्परेचर जो हम लोग को एयर मिला, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर एयर आफ्टर एक्सपेंडर जो हम लोगों को मिला, एक्सपेंडर के बाद में जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर एयर मिला वो हम लोग का कहाँ जाएगा? रेफ्रिजरेटर में. और चूंकि लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर एयर का हीट एक्सेप्टिंग पावर बढ़ जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रेफ्रिजरेटर से लेकर के बाहर निकाल पाएगा. तो वो जैसे ही रेफ्रिजरेटर में जाएगा वो हीट को ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा, हीट को ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा और वो गर्म हो जाएगा और वो हीट को लेकर के वापस चला जाएगा कंप्रेसर में और वो साइकिल चलता रहेगा. तो यही है अपना बेल कॉलमल साइकिल. इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एक्सपेंडर है इसका शाफ्ट कनेक्ट रहता है कंप्रेसर से. मतलब जो एक्सपेंडर वर्क है, एक्सपेंडर से जो आउटपुट वर्क है उसका यूज़ करते हैं कंप्रेसर को चलाने के लिए. उसका यूज़ करते हैं कंप्रेसर को चलाने के लिए. इसका मतलब है
कि जो कंप्रेसर में हम लोग को कंप्रेस करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता था वो वर्क डन अब हम लोगों को कम करना पड़ेगा। अगर हम लोग एक्सपेंडर का वर्क को यूज़ करेंगे कंप्रेसर में तो अब जो हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा कंप्रेसर में वो वर्क अब हम लोगों को कम करना पड़ेगा। वो वर्क अब हम लोग को कंप्रेसर में कम करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे वही जो चीज़ मैंने समझाया उसी को लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इन दिस सिस्टम वर्क गेन फ्रॉम द एक्सपेंडर इज एम्प्लॉयड फॉर द कंप्रेशन ऑफ ए एयर। कि जो एक्सपेंडर से जो हम लोग को वर्क मिला उसका यूज़ कर रहे हैं कंप्रेसर को चलाने के लिए। एंड कंसिक्वेंटली लेस एक्सटर्नल वर्क इज नीडेड फॉर ऑपरेटिंग ऑफ द सिस्टम। इसीलिए अब हम लोगों को कम से कम वर्क चाहिए होगा कंप्रेसर को चलाने के लिए। इन प्रैक्टिस इट मे और मे नॉट बी डन। मतलब जो एक्सपेंडर वर्क है उसका यूज़ हम लोग कर भी सकते हैं कंप्रेसर को चलाने में, या फिर उसको हम लोग किसी दूसरा इक्विपमेंट या दूसरा डिवाइस रन कराने के लिए भी कर सकते हैं। सम एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम विच एम्प्लॉयड एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल द एक्सपेंशन वर्क मे बी यूज्ड फॉर ड्राइविंग अदर डिवाइस। इसका यूज़ हम लोग दूसरा डिवाइस को भी चलाने में किया जा सकता है। द रिवर्स ब्रिटेन साइकिल इज सेम एज बेल कॉलमन साइकिल। रिवर्स ब्रिटेन साइकिल ही हम लोगों का बेल कॉलमन साइकिल या जूल साइकिल होता है। ओके, नाउ हम लोग इसका पीवी एंड टीएस डायग्राम देखते हैं। तो इसका अगर पीवी डायग्राम आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि जो कंप्रेसर है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है और एक्सपेंशन भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। बोथ आर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और जो कूलर है जहाँ कूलिंग हो रहा है, कूलिंग प्रोसेस, वो हम लोग का एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है। कूलिंग प्रोसेस किस तरह हो रहा है? एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और जो रिफ्रिजरेटर जहाँ पे है, रिफ्रिजरेटर भी एट कांस्टेंट प्रेशर है। रिफ्रिजरेटर भी है वो एट कांस्टेंट प्रेशर है। तो अगर 1 से 2 हम लोग देखें, 1 से 2 यहाँ पे जहाँ हम लोग का एक्सपेंडर लगाया हुआ है, तो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। एंड आइसेंट्रोपिक कर्व आपको पता है कि अगर वो एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा? प्रेशर भी डाउन होगा। प्रेशर भी डाउन होगा। 1 से 2 अगर एक्सपेंशन हो रहा है, 1 से 2 अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रेशर भी डाउन होगा। और प्रेशर भी डाउन होगा और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो देखिए 1 से 2 में वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज कर रहा है और प्रेशर डाउन हो रहा है। और 2 से 3 में अगर वो हीट एक्सेप्ट करेगा तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट एक्सेप्ट करेगा। कहाँ से? रेफ्रिजरेटर से। तो हीट एक्सेप्ट करेगा। अगेन 3 से 4 में चूंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस फिर से सेम कर्व बनेगा कि अगर वो कंप्रेस हो रहा है तो प्रेशर राइज करेगा। तो प्रेशर देखिए 4 पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 3, तो प्रेशर राइज करेगा। और क्या राइज करेगा? और वॉल्यूम मेरा रिड्यूस होगा। कंप्रेस होने के बाद वॉल्यूम मेरा रिड्यूस होगा। तो 4 पॉइंट का वॉल्यूम कम है एज कम्पेयर टू 3। अगेन 4 से 1 प्रोसेस अगर देखेंगे तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। मतलब हीट यहाँ से निकल जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। 4 से 1 प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये रहा इसका पीवी कर्व। होप आपको समझ आया हो। अब हम लोग टीएस कर्व देखते हैं। तो 1 से 2 चूंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो 1 से 2 यहाँ पे कांस्टेंट कांस्टेंट इंट्रोपी प्रोसेस होगा। तो वर्टिकल लाइन आएगा, 1 से 2 वर्टिकल लाइन। अगेन 2 से 3 अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हीट एक्सेप्ट करता है। तो 2 से 3 में हीट एक्सेप्ट करेगा तो टेम्परेचर राइज करेगा और इंट्रोपी भी राइज करेगा। तो 2 3 का जो टेम्परेचर और इंट्रोपी दोनों ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 2। अगेन 3 से 4 अगर हम लोग देखेंगे तो ये 3 से 4 कौन सा है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और अगर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या होगा फिर से अगेन कि वो कांस्टेंट इंट्रोपी प्रोसेस होगा, वर्टिकल लाइन बनेगा। एंड 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बट हीट रिजेक्शन होगा। हीट रिजेक्शन 4 से 1 हीट रिजेक्शन। तो टेम्परेचर भी डाउन होगा और इंट्रोपी भी डाउन होगा। तो कर्व नीचे की ओर आएगा। ओके, तो ये इसका टीएस कर्व बन जाएगा। समझ गए? चलिए, तो ये रहा इसका पीवी एंड टीएस कर्व। अब हम लोग इसका मेरिट एंड डिमेरिट देखेंगे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। क्योंकि एयर नॉन फ्लेमेबल है, मतलब ज्वलनशील नहीं है, तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है हम लोगों को। ये लेकिन अगर आप इमोनिया यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि इमोनिया ज्वलनशील होता है। ओके, उसके बाद इट इज़ चीपर एज एयर इज़ ईजिली अवेलेबल। ये बहुत सस्ता होता है क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है हमारे इन्वायरमेंट में। थर्ड है एज कम्पेयर टू अदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो वेट होगा इक्विपमेंट का, वो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कम होता है। अगर हम लोग एयर को यूज़ करेंगे तो जो कंपोनेंट यूज़ होगा वो सब का वेट कम होगा। और कम होने की वजह से ही हम लोग इसको
एयर क्राफ्ट में भी यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको कहाँ यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं। ओके, एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट इसका डिमेरिट देखेंगे तो सीओपी जो होगा ये एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का बहुत कम होता है। सीओपी ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम, जिसमें हम लोग एमोनिया या R134A यूज करेंगे, तो उन सब के कंपेयर में इसका सीओपी कम होगा। उसके बाद वेट ऑफ एयर। अब चूंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाला चीज़ है कि एयर रिफ्रिजरेशन सिस्टम, सबसे पहले ही लाइन में मैंने बताया था कि इसमें एयर अपना फेस चेंज नहीं करता है। अगर एयर अपना फेस चेंज नहीं करेगा तो एयर जो हीट को कैरी करेगा वो कौन सा हीट होगा, लेटेंट हीट होगा या सेंसिबल हीट, तो ओनली सेंसिबल हीट को कैरी कर पाएगा एयर। लेटेंट हीट कौन सा हीट होता है, ये हीट होता है जब कोई कोई मटेरियल अपना फेस चेंज करेगा, तो फेस चेंज करने में जितना हीट लगा दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो एयर चूंकि यहाँ जो रिफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं वो अपना फेस चेंज नहीं कर रहा है, तो एयर कौन सा हीट को कैरी करेगा, ओनली ओनली सेंसेबल हीट को। तो टोटल जो रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हम लोगों को मिलेगा एयर रिफ्रिजरेशन सिस्टम में, वो रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू अदर रिफ्रिजरेंट। तो यही रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ही तो हम लोगों को डिसाइड करेगा कि कितना परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस कौन डिसाइड करता है, सीओपी डिसाइड करता है। इसमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिसाइड करता है। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अगर कम होगा, अगर वो एयर कम हीट लेकर के जाएगा, ओनली सेंसिबल हीट लेकर के जाएगा, तो इसका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू अदर रेफ्रिजरेंट लाइक एमोनिया। तो अब अगर हम लोग का दोनों का अगर सीओपी इक्वल करना हो, तो क्वांटिटी ऑफ एयर को बढ़ाना पड़ेगा एयर रिफ्रिजरेशन सिस्टम में। अगर एक 1 kg एमोनिया जितना रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दे रहा है उतना 1 kg एयर नहीं दे रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ एयर को बढ़ाना पड़ेगा। तो यही लाइन यहाँ लास्ट में बताता है, इसका डिमेरिट्स यही है कि द वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट इज मोर एज compared with the refrigerant used in other system. This is due to the fact that heat is carried by air in the form of sensible heat. क्योंकि एयर जो है वो हीट कैरी कर रहा है सिर्फ सेंसिबल हीट को, ये लेटेंट हीट को कैरी नहीं करेगा। फेस चेंज होने से जो हीट होना चाहिए वो हीट कैरी नहीं करेगा। ओके, तो इसका सीओपी, इसका रिफ्रिजरेंट कम होगा एयर का एज कम्पेयर टू अदर, दोनों को इक्वल करने के लिए क्वांटिटी ऑफ एयर को बढ़ाना पड़ता है, यही इसका डिमेरिट होता है। अब हम लोग सीओपी एज ऑलवेज रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाय वर्क डन होगा, रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाय वर्क डन। और रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होगा, जो लोअर टेम्परेचर बॉडी से जितना हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, दिस इज अवर रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। एंड वर्क डन इज जो टोटल हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड करेंगे, तो दिस इज अवर वर्क डन। ओके, इसका दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर द लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।